हेलो बच्चों, क्लास एमएससी प्री, सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक है एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के अंदर हम बात कर रहे थे SE1 और SE2 की। उसी प्रकार जिस प्रकार SN1 और SN2 की। SN1 जो होती है उसमें कार्बोकेटाइन बनता है, लेकिन इसमें कार्बोएनाइन बनता है। और जो SN2 रिएक्शन होती है उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है और इसमें भी ट्रांजिशन स्टेट बनती है। लेकिन ये जो रिएक्शन है SE2 मैकेनिज्म के द्वारा, ये रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें ट्रांजिशन स्टेट तो बनती है, लेकिन SN2 मैकेनिज्म के अंदर बैक साइड से अटैक होता है। लेकिन इस SE2 मैकेनिज्म के अंदर हम बैक और फ्रंट दोनों साइड से अटैक कर सकते हैं। ये अटैक क्या है? फ्रंट साइड का अटैक है। क्या है? फ्रंट साइड का। तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी इस तरीके से X और E, और लास्ट में प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा, E जुड़ जाएगा और इसको बोल दिया जाएगा रोटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एक बार थोड़ा सा हमने जो पीछे पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हो जाती है, फिर नेक्स्ट उसके बाद में ये जो होती है उसमें पीछे से अटैक किया जाता है, बैक साइड अटैक होता है और तब भी ट्रांजिशन स्टेट ही बनती है। और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल और ये X बाहर निकल जाता है और लास्ट में यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की कंडीशन होती है। तो इस प्रकार ये फ्रंट और बैक साइड दोनों तरफ अटैक कर सकता है SE2 मैकेनिज्म में। तो ये हमने चर्चा की थी SE1 मैकेनिज्म और SE2 मैकेनिज्म की। फिर उसके बाद में आता है फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्टिविटी इन SE मैकेनिज्म। फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्टिविटी इन SE मैकेनिज्म। फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्टिविटी इन SE मैकेनिज्म। SE मैकेनिज्म का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं तो वो दो टाइप का होता है, SE1 और SE2। तो SE1 और SE2 मैकेनिज्म जो है उनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं जिससे उनकी रिएक्टिविटी चेंज हो जाती है, रिएक्टिविटी कम हो जाती है, रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट। इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट। इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। जो सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर जो होती है वो किस प्रकार इफेक्ट डाल सकती है। SE1 या फिर अपने बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन कार्बोएनाइन पर डिपेंड करती है और कार्बोएनाइन की फॉर्मेशन होती है इस रिएक्शन के दौरान। और जो कार्बोएनाइन बनता है उसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी जुड़ा हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी जुड़ा हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप जुड़ा हो सकता है। इससे
इस ऐसी मैकेनिज्म की रिएक्टिविटी डिसाइड होती है। अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। क्या होती है? इंक्रीज। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहे हैं? इफेक्ट डाल रहे हैं। वो उस कंडीशन में होता है जब हमारे पास कार्बोएनाइन बनता है, क्योंकि इस रिएक्शन को करवाने के दौरान कार्बोएनाइन तो बनेगा ही, तो ये दोनों ग्रुप जो होंगे वो इसको इफेक्ट डालेंगे। ये तो बात हो गई SE1 मैकेनिज्म की। अगर हमारे पास SE2 मैकेनिज्म हो मान लो, तो SE2 मैकेनिज्म के अंदर क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और जब ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो उसके अंदर हमारे पास जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ट्रांजिशन स्टेट में अरेंजमेंट करना मुश्किल हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कंडीशन पैदा हो जाएगी। तो अब मान लो हमारे पास ये कार्बोएनाइन है, ये CH3 CH2 नेगेटिव, CH3 CH3 नेगेटिव और CH3 C नेगेटिव, CH3 और CH3। अब देखिए जितना ज़्यादा ग्रुप जुड़े होंगे, जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, उसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट बनना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, अरेंजमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये। तो ये था पहला फैक्टर जिसके अंदर सबस्ट्रेट इफेक्ट डालता है। क्या डालता है? सबस्ट्रेट इफेक्ट डालता है। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में दूसरा इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा इफेक्ट आता है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट से भी रिएक्शन इफेक्ट पड़ता है। एक हमारे पास पोलर सॉल्वेंट हो, दूसरा हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, तो दोनों क्या करेंगे? अलग अलग इफेक्ट डालेंगे। तो सबसे पहले हम नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट, अगर हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल अटैक सेम साइड में करेगा। आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जो अटैक करेगा वो कहाँ करेगा? सेम साइड में करेगा। सेम साइड में करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी। चेंज नहीं होगी तो उसको बोला जाएगा रोटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोला जाएगा? रोटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। RCr2 और O नेगेटिव, ये हमारे पास में
और HB ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ये आएगा डायरेक्टली इसके साथ में और यहाँ पर RH बन जाएगा और R2C डबल बॉन्ड O की फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा और RH और इसके साथ B और लास्ट में RH बन जाएगा और B नेगेटिव फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और क्या हो गया, रिटेशंस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट था, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है तो इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होता है वो सेम साइड में होता है, साइड चेंज नहीं होती, सेम साइड में होता है तो उसको बोला जाता है रिटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज नहीं होता। दूसरी कंडीशन, मान लो हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्वेंट हो तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा वो कौन सी साइड में होगा, बैक साइड से होगा, बैक साइड से होगा और जैसे ही बैक साइड से अटैक होगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। और अब देखिए हमारे पास यहाँ भी SE2 मैकेनिज्म की तरह ही दो कंडीशन हो जाती हैं। वहाँ क्या था कि जब हमारे पास फर्स्ट SN1 मैकेनिज्म की तरह E1 मैकेनिज्म हो रहा था तो कार्बोइनाइन बन रहा था और रिटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहे थे। SE2 मैकेनिज्म हो रहा था तो ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, बैक और फ्रंट साइड दोनों साइड से अटैक हो रहा था और रिटेशन मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी हो रहा था और नहीं भी हो रहा था, दोनों कंडीशन। उसी प्रकार यहाँ भी पोलर सॉल्वेंट में ऐसा ही हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल बैक साइड अटैक भी कर सकता है और फ्रंट साइड भी कर सकता है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है, दोनों साइड से जुड़ सकता है और हमें रेसमिक मिक्सचर प्राप्त होता है। और रेसमिक मिक्सचर के अंदर रिटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी पाया जाता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी पाया जाता है। तो यहाँ पे RCr2 O नेगेटिव और HB ये इसके साथ जुड़ता है तो R नेगेटिव बनता है और उसके बाद में RH और इसको क्या नाम दे दिया जाता है, रेशमिक मिक्सचर, क्योंकि रेशमिक मिक्सचर के अंदर रिटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दोनों का रोल होता है, दोनों प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। तो इसलिए यहाँ पर दूसरा कारक फैक्टर जो इफेक्ट डालता है वो होता है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, जो दो प्रकार का हो सकता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में इलेक्ट्रोफाइल आएगा और आकर के फ्रंट साइड से अटैक करेगा और रिटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो जाएगा, और पोलर सॉल्वेंट में फ्रंट साइड से और बैक साइड से अटैक कर सकता है और रेशमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है। तीसरा इफेक्ट जो डालता है वो डालता है इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर लिविंग ग्रुप की वजह से भी जो रिएक्शन होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है। अब देखो लिविंग ग्रुप अगर कार्बन है, लिविंग ग्रुप अगर कार्बन है तो मैकेनिज्म किसके द्वारा होता है, C1 मैकेनिज्म के द्वारा। और अगर लिविंग ग्रुप कोई मेटल है या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है तो लिविंग ग्रुप के रूप में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है मान लो, तो मैकेनिज्म SE1 से भी हो सकती है और SE2 से भी हो सकती है, ठीक है। तो दोनों ये जो कारक थे वो फैक्टर इफेक्टिंग कारक थे जो एक SE1 मैकेनिज्म पर इफेक्ट डालते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया यहाँ पर।
और इस पार्ट का लास्ट टॉपिक बचा है वो अभी कर लेते हैं हम। उसके बाद में ये जो यूनिट 3 स्टार्ट की थी हमने, 3rd यूनिट का एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, तो जो पार्ट था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लास्ट टॉपिक है ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एलाइलिक या एलाइलिक कार्बन या एलाइल कार्बन या एलाइलिक शिफ्ट बोल सकते हैं अपने, ये एलाइलिक शिफ्ट या एलाइलिक कार्बन, या फिर ESR विद डबल बॉन्ड, या क्या होता है ESR विद डबल बॉन्ड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन होती है एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। उस रिएक्शन के होने के दौरान उसके पास में कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो उस डबल बॉन्ड को एलाइलिक डबल बॉन्ड बोला जाता है या एलाइलिक शिफ्ट बोला जाता है। और कार्बोएनाइन जब बनता है तो उस कार्बोएनाइन के दौरान कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है और उस नेगेटिव चार्ज की शिफ्टिंग हो जाती है डबल बॉन्ड के साथ, तो डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन की कंडीशन होती है और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है। तो इसीलिए हमने इस टॉपिक का नाम रखा है ESR विद एलाइलिक शिफ्ट। अब देखिए यहाँ हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इसके साथ कोई X ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये मान लो कोई भी कंडीशन है इस प्रकार, ये X बाहर निकलता है तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इस कार्बन के ऊपर क्या आता है नेगेटिव चार्ज आता है। उल्टा लिख दिया क्या, ये देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, उल्टा लिख दिया। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ कोई हेलोजन जुड़ा हो तो ये X नेगेटिव बाहर निकल जाएगा और C उल्टा लिख दिया हमने। अब देखिए अब कर लेते हैं हम, ये नेगेटिव चार्ज है, किसको शो कर रहा है कार्बोएनाइन को शो कर रहा है, ठीक है। कार्बोएनाइन को शो कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो ये दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करेंगे और इस कार्बन को एलाइलिक कार्बन नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा, एलाइलिक कार्बन नाम दिया जाएगा। फिर ये दोनों क्या होगी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा और वो इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ में जुड़ जाएगा और इस तरीके से एलाइलिक कंपाउंड ही प्राप्त हो जाएगा हमें। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन का एलाइलिक शिफ्ट के साथ में रिलेशंस होता है। इसके अंदर देखिए हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2X, इस प्रकार का कोई कंपाउंड है। X की जगह हम HBr कर लें, कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है मान लो, तो यहाँ पर हम HBr की रिएक्शन करवाएंगे तो पहले ये कंपाउंड निकलेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज शिफ्टिंग होगी, ये डबल बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, ये नेगेटिव चार्ज हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो ये प्राप्त होगा CH3 CH और Br और CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके का प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ 2 आएगा और Hg जो है वो HgBr2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये हुआ कैसे, हमारे पास ये था CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 और HgBr ये मान लो, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उसके साथ सिंगल उसके साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद में यहाँ से ये बाहर निकलेगा तो CH डबल बॉन्ड CH और CH2 पर नेगेटिव ये हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा और ये यहाँ ट्रांसफर होगा तो कुछ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। CH3 CH पर नेगेटिव और CH
डबल बॉन्ड CH2। ये दो प्रकार की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये कार्बोनिन यहाँ आ गया। अब देखो यहाँ HBr के साथ में हमने रिएक्शन कराई तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल H है, ये H कहाँ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा तो CH3 और CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2 ये प्रोडक्ट बनेगा और यही हमने यहाँ बनाया है। तो यहाँ पर HBr जो है उसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो ये था एलाइलिक शिफ्ट जिसके अंदर हम Ac1 और Ac2 मैकेनिज्म का अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के भी इसको कर सकते हैं। जैसे हमारे पास Ac2 मैकेनिज्म हो, पहला Se2 मैकेनिज्म, Ac2 मैकेनिज्म मान लो, Ac2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग करें तो इस प्रकार कर सकते हैं। हमारे पास CH3 ये कार्बन और इसके साथ हाइड्रोजन डबल बॉन्ड C और यहाँ CH3 और यहाँ CH2HBr ये मान लो, ठीक है। और इसके साथ HBr की रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये HBr2 के रूप में बाहर निकल जाएगा और यहाँ CH3 और ये CH3 और ये H और ये CH3 और HGBr2 बाहर निकल गया। इस तरीके का प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसको अगर Se1 मैकेनिज्म के द्वारा करें, Ac2 मैकेनिज्म में तो क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो जैसे CH3H C डबल बॉन्ड C और CH3 और CH2HBr, ये जो यहाँ पर हमारे पास HBr है वो बाहर निकलेगा तो यहाँ पे CH3H और C डबल बॉन्ड C और CH3 और CH2 ये कार्बेनियन में चेंज हो गया, कार्बोनिन बन गया। इन इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग यहाँ हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो ये हो जाएगी CH3 CH सिंगल बॉन्ड और CH3 डबल बॉन्ड CH2 और इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आने से ये किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोनिन में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, HBr की प्रेजेंस में करवा रहे हैं तो H पॉजिटिव ही है और यहाँ से HBr बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल H है वो H किसके साथ कन्वर्ट हो जाएगा, इसके साथ, तो CH3 CH2 और C और CH3 डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, Ac1 और Ac2 मैकेनिज्म दोनों का एलाइलिक शिफ्ट कर सकते हैं। दोनों से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं अलग अलग प्रकार के, Ac1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग और Ac2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। यहाँ पर CH2 है तो ये Ac2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग था जिसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट बनती है और इलेक्ट्रोफाइल फ्रंट और बैक साइड दोनों से अटैक कर सकता है। रिटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। लेकिन Ac1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या होता है, HBr बाहर निकलता है तो कार्बेनियन बनता है और कार्बेनियन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करता है। कार्बेनियन क्या करता है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करता है। ये दोनों आपस में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है फर्स्ट और सेकंड। मैंने इसके साथ जोड़ा है, अगर आप इसके साथ जोड़ना चाहो इलेक्ट्रोफाइल को तो जोड़ सकते हो CH और डबल बॉन्ड C और CH3 और यहाँ CH3 आ जाएगा तो 2 ब्यूटीन प्राप्त हो जाएगा। वो 1 ब्यूटीन के अकॉर्डिंग था 2 मेथाइल 2 ब्यूटीन और वो
2 मिथाइल 1 ब्यूटीन प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने SN1 और SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग SE1 SE2 मैकेनिज्म को कर सकते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में वहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनती है और बैक साइड से अटैक होता है, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस चीज़ को मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि यही मेनली डिफरेंस होता है। और SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है और इसमें कार्बोएनाइन बनता है, और उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। बाकी रिएक्शन करने का तरीका लगभग उसी तरीके से होता है जिस प्रकार SN1 और SN2 होती है। तो इसके साथ ही हमारा ये 3rd यूनिट का जो टॉपिक था एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, जो एक पार्ट है यूनिट 3rd का, वो कंप्लीट हो गया। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।